अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। हम देखेंगे में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज ये खुसूसी प्रोग्राम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं UMT लाहौर से, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं UMT का, जिन्होंने हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया और कोऑपरेट करके ये प्रोग्राम हम यहाँ पे लेकर आए। स्टूडेंट्स के साथ आज हम मौजूद हैं, और स्टूडेंट्स वो रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं। उन्हीं स्टूडेंट्स की वजह से हमने एक मुल्क में रिसेंटली एक बहुत बड़ा इंकलाब देखा। इन्हीं स्टूडेंट्स के ऊपर ये सियासतदान रिलाय करते हैं, इन्हीं स्टूडेंट्स से वोट मांगने के लिए भी जाते हैं, इन्हीं स्टूडेंट्स को फिर ये इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की सुनता कोई नहीं है। आज इनकी हम सुनेंगे, इनके तीखे से तीखे सवालात भी जो है वो प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। इनके सवालात का जवाब देने के लिए जो दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की नुमाइंदगी कर रही हैं, उनकी रहनुमा सलमा भट्ट साहिबा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक ज़माने के बहुत मशहूर स्टूडेंट लीडर, इसीलिए स्टूडेंट्स के दरमियान आज फिर वो मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हैं, हाफिज फरद अब्बास साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं वो आपसे सवालात करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ ओपनिंग में आपसे दोनों से एक एक सवाल पहले मैं कर लूँ, उसके बाद स्टूडेंट से भी करते हैं। एक जो आप दोनों के ऊपर जो एतराज़ आता है आज के इस दौर में, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स के हवाले से, अदम बर्दाश्त इतनी हो चुकी है कि कोई एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं। आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं, आप उनको गिरफ्तार करवा रहे हैं, वो असेंबलियों से छोड़ के चले जाते हैं, बाइकआउट होता है, असेंबली के लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। आखिर ये अदम बर्दाश्त का जिम्मेदार कौन है? सलमा भट्ट साहिबा, सबसे पहले आप आगाज़। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत अहम बात की और अच्छा किया कि स्टूडेंट्स और यंग लोगों के सामने बैठकर ये बात की अदम बर्दाश्त की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी जो मुआशरा है वो बहुत ज़्यादा पस्ती का शिकार हुआ है अदम बर्दाश्त की वजह से। और जो सियासत में अदम बर्दाश्त जिसका ईंधन नौजवानों को बनाया गया, उसके ऊपर बात करना और उसको सामने लाना बहुत ज़रूरी है। जब आप अदम बर्दाश्त की बात करते हैं तो जब आप सियासी जलसों में और सियासी स्टेज पे खड़े होकर जब आप ये तकरीर करें कि आओ आकर बिल जला दो, आओ आकर टोल प्लाजे गिरा दो, आओ आकर ग्रीन बेल्ट को आग लगा दो, और नौजवानों को जत्था में कन्वर्ट करते हैं, और जब आपको लीडर जो है वो लीडरशिप के रोल में, पहनावे में आकर ये कहे, और उसके बाद आपने देखी होंगी रिसेंट भी जो आपने भी हवाला दिया तकरीर का, तो आपने देखी कि भी जो रिसेंटली जलसा हुआ उसके अंदर क्या तकरीर हुई? उसके अंदर तकरीर हुई कि पाकिस्तान के टुकड़े कर दो। उस तकरीर उसके अंदर क्या बयानिया था? सियासत का क्या बयानिया दिया गया? क्या वे फॉरवर्ड दिया गया? वहाँ पर कहा यह गया कि या हम जाकर जेलें तोड़ कर छुड़वाएंगे, और आज जो 2014 में भी ये बयानिया दिया गया नौजवान, ये वो नौजवान बैठे में, इनको मैं पुराने हवाले नहीं दूंगी, नए हवाले से दूंगी कि गुज़श्ता 10 सालों में इन्होंने क्या सीखा, सियासत के नाम पे क्या समझा और क्या जाना। उसमें सिर्फ इंतशार था, उसमें सिर्फ आपके पास वो जो 1 करोड़ नौकरी आनी थी, किधर है वो नौकरी? आपके पास जो 50 लाख घर आने थे, किधर है वो 50 लाख घर? आपके पास आया क्या? आपको दिखाई तो गई रियासत मदीना और आपसे करवाई गई 9 मई। आपको बताया तो गया कि आपको जो है दुनिया में नाम दिया जाएगा, करप्शन से फ्री मेरिट का एक नया पाकिस्तान दिया जाएगा। तो उस नए पाकिस्तान में आपको मिला क्या? आपको सिखाया ये गया कि किस तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर कर गालियां देनी है, किस तरह पे अपने मुल्क के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनना है। तो देखिए, ये जब हमारा सियासी रवैया होगा। दूसरी तरफ एक आपने बहुत अहम बात की, आपने कहा मिलकर नहीं बैठते, आपने कहा मुफाहमत नहीं करते। हम वो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जब हम ऑपोजिशन में थे तो हमने कहा कि आओ मिलकर बैठते, हमें कहा गया इन चोरों डाकुओं से हाथ मिलाएं। उसी एस्टेब्लिशमेंट को गालियां देते हैं और फिर आप उसी से गुफ्तगू करना चाहते हैं। तो लिहाजा ये कंफ्यूजन हमारे यंग लोगों में ट्रांसफर की गई है। थैंक यू हाफिज फरद अब्बास साहब, से क्वेश्चन आपके ऊपर इतने इल्जामात की बुछाड़ हुई है, बताइए इसका जवाब दीजिए। पहले तो मैं एक शेर में इनका जवाब दे दूं, इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आती है। जब आप किसी एक चीज़ पे भी बात कर लें, जत्थों पे बात करेंगे, तो इस मुल्क में रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि किसने नौजवानों को यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट पे जत्थे के थ्रू हमला किया। हिस्ट्री पे स्टार्ट कर लेना। अच्छा, 1 लाख घरों का या नौकरियों की बात करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एक डायलेमा था जिसका नाम था कोरोना, इमरान खान के दौर में आया। आप मुझे बताएं, उसमें भी लोगों के रोज़गार मुतासिर नहीं हुए। कोरोना में भी आज फैसलाबाद का यहाँ कोई स्टूडेंट अगर मौजूद है तो इनसे पूछ लें कि फैसलाबाद में इंडस्ट्री 24 घंटे चल रही थी, आज वहाँ बदहाली है, आज नौकरियाँ किधर हैं, ख़त्म हो गई हैं। इमरान खान ने जो जो बातें की उस पर अमल पैरा हुआ। खुशहाली की बात करते हैं,
पाकिस्तान की हिस्ट्री में, या अयूब खान के दौर में या उसके बाद इमरान खान के दौर में 6% ग्रोथ रेट को आपके ने 2 साल कंसेक्टिव टच किया। इनके दौर में क्या मनफी ग्रोथ रेट है इस वक्त मुल्क में। आपकी इंडस्ट्री किधर जा रही है। गुर्बत की बात करते हैं, आज गरीब खुदकुशियाँ कर रहे हैं। इमरान खान के दौर में तो खुशहाली थी, इमरान खान के दौर में तो नौकरियाँ थी, इमरान खान के दौर में पेट्रोल की प्राइस थी 150 रुपये लीटर और उस पर महंगाई के रोने रोते थे। हाफिज साहब वो आप गिनाइएगा एक्चुअली सवाल जो था वो था अदम बर्दाश्त। अच्छा, अदम बर्दाश्त। वो गंडापुर साहब जब ये कहते हैं कि मैं बारात लेकर आ जाऊंगा, ये अदम बर्दाश्त नहीं सर। मैं वो मुहावरतन बात होती है। अच्छा, कि ढोल बाजों के साथ बारात के साथ आएंगे, इनके मुहावरे और मुल्क डूब जाए, वो तो डुबो देता है जिन्होंने एवनफील्ड अपार्टमेंट जिनके बन गए हैं। अच्छा, इमरान खान पे इल्जाम क्या है, केसेस क्या है, आप जरा सुने। आपको मिलियन पाउंड, हाँ मैं वो भी बताता हूँ। 190 मिलियन पाउंड वन एवनफील्ड अपार्टमेंट में नहीं गया। एक बंदा यहाँ से पैसा लेके बाहर गया, मलक रियाज, 190 मिलियन पाउंड वहां की एजेंसी ने उसको कॉन्फिस्केट किया, पाकिस्तान को दिया। बजाय इसके कि कोई अपनी जेबों में डालते, वो डायरेक्ट वो पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चला गया। अलकादर की जमीन ले ली 450 मैं अदम बर्दाश्त की बात कर रहा था। नहीं, मैं वो ये देख लें, अदम बर्दाश्त देख लेना, आप देख लें। मैं तो एक दफा भी नहीं बोला था। अदम बर्दाश्त नजर आ गया सबको ना। अच्छा, वो 190 मिलियन पाउंड इमरान खान अपने घर लेके गया, अपने अकाउंट में डाला, अपने रिश्तेदारों को खिलाया, या वो 10% या 20% कट पे बाहर अपार्टमेंट्स ले लिए। इमरान खान ने उस सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाला। कौन सी करप्शन हुई है? ठीक है। दूसरा केस बड़ा मजाका केस है। आपने एलानिया शादी क्यों की है? आपको शहबाज शरीफ की तरह खुफिया शादी करनी चाहिए। ये इमरान खान। मैं अब सवालात जो हैं वो स्टूडेंट्स आपसे करेंगे। जी बताइए। मेरा सवाल आपसे यह है कि जैसे फ्रांस में मैक्रोन की पार्टी हार रही थी, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने यह कहा कि हम इनकी पार्टी को इधर मुल्क में ही रहने दें, हालात हमारे ख़राब हो जाएंगे। दूसरी पार्टी बैक डाउन कर गई थी। और हमारे यहाँ इतने क्यों नहीं इतफाक पार्टीज़ के अंदर कि हमारे मुल्क के हालात ख़राब होंगे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से, तो पार्टी क्यों नहीं उस तरह की मैनेजमेंट करती है? सबसे सवाल है मेरा इन दोनों से सवाल है कि हमारी पार्टी। आप जवाब दीजिए, बैक डाउन क्यों नहीं करते? एक बंदा इस मुल्क का वजीर आजम हो और वो इस्लामाबाद का कमिश्नर अपनी मर्जी से ना लगा सकता हो, तो उसकी क्या औकात है? सवाए चपड़ासी से ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं। उससे क्या बात करें, बताएं आप। एक बंदा आईजी आपका प्राइम मिनिस्टर हो, वो आईजी इस्लामाबाद अपनी मर्जी से ना लगा सकता हो, तो उसकी हैसियत एक चपड़ासी से ज़्यादा क्या होगी? उससे आप बात तो नहीं कर सकते। बात उससे की जाती है जिसके पास कोई इख्तियार हो, जिसके पास कोई ताकत हो। इनके पास तो कोई इख्तियार और ताकत ही नहीं। जो खुद एक फार्म 47 पे आके बैठे हुए हैं, उनकी लिजिटिमेसी कोई नहीं है, इलिजिटिमेट ये गवर्नमेंट है। इनके पास क्या हैसियत है? और आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में जरा आप एक चीज़ और याद रख लें, और आप लोग सारे स्टूडेंट हैं, पढ़ें और जाके देखें। कभी ये हुआ है कि केयर टेकर जो हुकूमत बनी हो, वजीर दाखिला जो केयर टेकर हो, आज वो वजीर आला बलूचिस्तान है। जो केयर टेकर CM हो, आज वो वजीर दाखिला वफाकी वजीर दाखिला है। तो ये केयर टेकर थी, ये चेयर टेकर थी। बारी बारी वो जो आप कहते हैं नहीं म्यूजिकल चेयर, वो चल रही थी। उनसे क्या बात करें? ये सलमा साहबा, आप इसका भी जवाब दीजिए। ये कैसी म्यूजिकल चेयर है आपकी हुकूमत? म्यूजिकल चेयर इनको मैं बताती हूँ कैसी है। एक इन्होंने पहली बात तो ये है कि भाई बच्चे जब RTS वाले फार्म की बात करते हैं वैसे मुज़ाहिका खेस लगती है। ये RTS वाले कौन से फार्मों की बात कर रहे हैं? ये 2018 में अपना चेहरा देखें आईने में। दूसरी बात ये है, इन्होंने, मैं इस तरह की गिरी हुई बातें करना नहीं चाहती कि किसी की शादियों की और निकाहों की, लेकिन इनके बातें नहीं करना चाहते मगर केसेस करना चाहते हैं। एक मिनट इन्होंने जो शहबाज शरीफ साहब की बात की, इनके जो हैं चेयरमैन साहब, उनकी बेशक जाती जिंदगी है, लेकिन उनके 2 निकाह 2 मरतबा हुए हैं, सबके सामने आ चुका है। ठीक है, ये गुफ्तगू बच्चों के साथ करने वाली नहीं है, वाकई नहीं है। बच्चों के साथ आपने 2 निकाहों की बातें कर दी हैं। अच्छा, तीसरी बात ये है कि जो इन्होंने बात की कि ये बैठ गए वो बैठ गए। परवेज इलाही कौन था जिसको पहले वजीर आला भी बनाया पंजाब के डाकू को, फिर अपनी पार्टी का सदर भी बना लिया वक्त पड़ने पे। जो ये कहते हैं कि पार्टी, जब इन्होंने अपनी काबीना बनाई थी, फुआद चौधरी कहाँ से लेकर आए थे? शाह महमूद कुरैशी कहाँ से लेकर आए थे जो इंपोर्टेड हुकूमत के ताने देते हैं? आज शहजाद अकबर किधर हैं? जुल्फी बुखारी किधर हैं? शहबाज गिल किधर हैं? फयाज चौहान कहाँ से आया था? कितनी पार्टियां बदल के आया था? शेख रशीद, एक मिनट, जवाब सही कह रही है। मैंने तो ये बात ही नहीं की है। मैंने केयर टेकर सेटअप में बैठे हुए थे, इन्होंने इलेक्शन कराया, उसके बाद वो ये बदल गए। मुझे भी बात पूरी करने दो। मैं आपसे यही सवाल, आप सही कह रही हैं। नहीं, आप सही कह रही है। वो किधर है, ये किधर है? नवाज शरीफ किधर है? जी, नवाज शरीफ मुल्क के अंदर। मैं आपको जवाब दूंगी, अब मुझे जवाब देने दें।
नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, नवाज शरीफ का भाई वफाक में वजीर आजम भी है, नवाज शरीफ की बेटी पंजाब की वजीर आला भी है। नवाज शरीफ की इस मुल्क के वफाक और पंजाब दोनों में हुकूमत है। ठीक है, और जुबान बंदी की गारंटी भी है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी भाई, मेरा नाम नबील नवाज़ है। मेरा सवाल हाफिज़ साहब से कि आपने देखा है कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई है, तो क्या हमारे यहाँ इस तरह के नहीं हो सकता कि हमारे लीडर्स भी बैठ के इश्यूज़ के ऊपर बात कर सके, या उनमें इतनी करेज नहीं है कि वो मीडिया के जवाब दे सके? आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, ताकि लोगों को पता होना चाहिए, डिबेट हो, पता होगा किसके क्या एजेंडा है, उसके बुनियाद पे लोग फैसला करें। मगर मसला ये है कि इमरान खान के लिए जो सानी है वो बात कर लेगा, अगर किसी के पास आउट ऑफ सिलेबस आ गया, पर्ची ना हुई मौजूद, तो किस तरह बात करेगा? इसलिए अभी ये डिबेट में थोड़ा टाइम लगेगा लोगों को सीखने में, बिल्कुल होनी चाहिए। मेरा नाम अयानुल्लाह है और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान 2017 के अंदर एशियन टाइगर बनने जा रहा था और 47th फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी थी। इमरान खान ने कोरोना से पहले $46.9 बिलियन का लोन लिया, तो फिर आप एक दूसरी हुकूमत को कैसे ब्लेम कर सकते हैं जब वो आपका फैलाया हुआ मैस जो है वो उठा रहे हैं और आपके लिए वे कर्जे उतार रहे हैं? हाफिज़ साहब, बिल्कुल आपने ठीक बात की है, मैस किसी और का ही था। इमरान खान का साहब को तो वो सारा कुछ जहेज़ में मिला था। आज जो आपके ये रेंटल पावर के एग्रीमेंट्स हैं, ये इमरान खान ने नहीं किए थे। जो आप कैपेसिटी चार्जेस पे करी जा रहे हैं, कौन एग्रीमेंट करके गया है? वो अल्हम्दुलिल्लाह यही करके गए। 2016 में IMF का प्रोग्राम किसने ख़त्म करके वापस कर दिया? तो उसका नाम नवाज शरीफ है। 2017-18 के जब हमने हुकूमत छोड़ी 5.8% पर ग्रोथ रेट था, जिसको इन्होंने मनफी में ये लेकर के, एक्चुअली इनका प्रॉब्लम ये कि ये टॉप टू बॉटम झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। तीसरी चीज़ ये जो आप बात करें बिजली के IPPs के, 2020 में उमर अयूब ने IPPs के मुआहदे किए हैं, इन्होंने मुआहदा रिवाइज किया 2020 में, ये ना करते हम तो एक मिनट हम जब 2018 में हमने इनको हुकूमत दी, इन्होंने हम पे सबसे पहला इल्जाम लगाया कि ये वफर बिजली बनाकर दे गए हैं पाकिस्तान को। वफर बिजली के जो कारखाने थे ना ये चला सके ना ये संभाल सके। लाइन लॉसेस की अगर आप बात करते हैं, KP का सूबा पाकिस्तान में नंबर 1 पे लाइन लॉसेस में, जो वफाक को अपनी बिजली की पैसे नहीं देता। 12 साल हो गए KP में इनकी हुकूमत को। 12 साल में KP की हुकूमत ने 1000 अरब का कर्जा लिया है। वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, वो फ्रेंच डेवलपमेंट बैंक हो, वो रिकंस्ट्रक्शन का इंटरनेशनल बैंक हो, वो रिहेबिलिटेशन का हो, 110 अरब रुपए का कर्जा लेकर पेशावर की मेट्रो जो चलती नहीं सिर्फ चलती है, वो अभी तक खंडर बनकर बैठी हुई है। इमरान खान के दौर में ही वहां मुआहदे हुए, इमरान खान के दौर में ही वहां खुशहाली आई, इमरान खान के दौर में ही फाटा को कौमी दहारे में शामिल किया गया। इमरान खान के दौर में, आगे चले ना, इमरान खान के दौर में तरक्की खुशहाली। आज दो मिसालें दे दे, 2 मंसूबे बता दे इमरान खान के दौर के। नहीं मैंने तो कोई अस्पताल गिनवा दे, कोई यूनिवर्सिटी गिनवा दे, कॉलेज गिनवा दे, सलमा साहब, कोई सड़क, अच्छा, कोई पुल, बच्चे फिर कोई कहेंगे चीज गिनवा दे। अदम बर्दाश्त, समझ आ रही है बच्चे? मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं यही कह, ये आपको हमारी काम की लिस्ट सुनाई दे रही है। काम जब किया हो तो फिर बंदा ऐसे बोलता है, जब किया ही कुछ ना हो, इंतशार फैलाया हो तो फिर ये। अच्छा चले आगे अगला सवाल। बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं बच्चे? आगे अगला सवाल। मेरा नाम शरोज राशिद है और मेरा सवाल सलमा भट्ट साहिबा और हाफिज़ साहब दोनों से है। स्टेपिंग असाइड आप दोनों के पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स कितने भी हैं, बीइंग ए स्टूडेंट मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप दोनों की पार्टीज़ ने स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं ताकि बेरोज़गारी ख़त्म की गई है और कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की गई हैं विद इन पास्ट फ्यू ईयर्स? हमने नौजवानों को सोशल मीडिया की ट्रोलिंग से हटाकर IT सिटी दे रहे हैं। ट्विटर बंद पड़ा है। हाँ, ट्विटर बंद पड़ा है, VPN पे चल रहे हैं, आप लोग IT सिटी बना रहे हैं, VPN पे चल रही चीजें। एक मिनट, हम यहाँ पर फ्रीलांसर्स जो है उनके प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। हमने जो टेप्टा का जो स्किल प्रोग्राम है, इदारा है जो हमारे पास, वहाँ उसकी पूरी रिवैम्पिंग की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त दुनिया जो है वो स्किल डेवलपमेंट में भी बहुत आगे जा चुकी है। हम टेप्टा को तालीमी इदारों के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं कि जिसमें से जो स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेशन के साथ साथ स्किल प्रोग्राम का भी हिस्सा बन सकें। बस हम 9 महीने कराएंगे। जो IT डेवलपमेंट हो रही है वो ये हो रही है बेटा, इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि कोई फ्रीलांसर पैसा ना पाकिस्तान में कमा सके। दूसरा, अभी यहाँ से उठेंगी बाहर जाके VPN ऑन करके एक ट्वीट करेंगी, ये हुकूमत में बैठे हुए हैं भाई। ये कोई, मुझे एक चीज, ये सारे बच्चे बैठे हैं यार, आप शुमाली कोरिया में रहते हो,
आप किसी फाशिस्ट रजीम में रहते हो, आपके पास फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि नहीं? आप लोगों का हक है, आप लोगों के सामने सबकी कारकर्दगी वो आप लोग फैसला करें। यहाँ ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बंद कर रहे हैं ताकि लोगों को पता ना चल सके। भाई अपने करतूत अच्छे करें, लोगों से इंफॉर्मेशन ना छुपाएं। हाफिज साहब, एक जो एतराज़ आपकी जमात के ऊपर आता है वो ये है कि ट्विटर के ऊपर जो है वो फ्लो ऑफ डिसइंफॉर्मेशन या फेक न्यूज़ इतना ज़्यादा पेडल किया जाता है, ऐसे ऐसे ट्रेंड्स चले हैं ट्विटर के ऊपर इतने बेहुदा किस्म के ख़वातीन के हवाले से, जिसकी वजह से आपकी पार्टी के ऊपर बहुत तनकीद भी होती है। मरियम नवाज़ के हवाले से जो गुफ्तगू हुई है, उनके हवाले से जो ट्रेंड्स चले हैं, आप तनकीद करें, वो आपका हक है, उस पर कोई नहीं रोकता आपको। लेकिन ये भी एक वजह बनी है जिसकी वजह से आपकी वजह से बाकी भी फंस गए हैं कि वो भी बेचारे ट्विटर नहीं यूज़ कर सकते। हमारी वजह से नहीं फंस गए। एक तो मैं पहली बात है कंडेम करता हूँ कि अगर कोई भी गैर इखलाकी हरकत हो, गैर इखलाकी बात हो, गिरी हुई इखलाक से गिरी हुई कोई भी बात ट्विटर पे किसी की जमात के खिलाफ भी वो गलत बात है। अब मोहसिन नकवी साहब इनके ही है ना वजीर दाखिला, इनके बामरे मजबूरी इनने कहना ही तो इनके है ना। अच्छा, कहना तो इन्होंने इनका ही है। ये माशाल्लाह इन्होंने किया। फाइबर ग्लास कौन लाया था? इनसे पूछे फाइबर ग्लास कौन लाया था? फाइबर ग्लास लाने वाला शख्स जो है उसका नाम है इमरान खान। फाइबर ग्लास, ये जो फाइबर वॉल, सॉरी फाइबर वॉल, एक तो खान साहब ने कहा था पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते। ये फाइबर वॉल फाइबर वॉल, देखिए मेरी बात सुने, ये फाइबर नहीं है, फाइबर नहीं है मोहतरमा, इसको फायर वॉल। आप एक मिनट देखिए जो जापान और जर्मनी का बॉर्डर मिला के स्लिप ऑफ टंग कहते हैं, जो पाकिस्तान जब बना तो 1947 में इनका इमरान खान ने टीवी पे कहा 40 करोड़ थी तब आबादी, अब 22 करोड़ है, वो स्लिप ऑफ टंग होता है। जब वो रूहानियात जो है वो नहीं बोलना आता तो स्लिप ऑफ टंग होता है। वो मेरे फाइबर ग्लास का इतना बड़ा पखंड बना रहे हैं। और इमरान खान ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि वजीर आजम हो या कोई भी हो, उसकी घरों की कॉलें टेप करना, उनके टेलीफोन टेप करना अच्छी बात है, एजेंसियों को करने चाहिए। एक मिनट, अब मैं यहाँ पे मुझे इंटरसेप्ट करना पड़ेगा। मेरा इंटरव्यू था, वो मेरा इंटरव्यू था। इमरान खान साहब से मैं सवाल कर रहा था, इस सवाल का जवाब उन्होंने मुझे दिया था, मैंने उनसे सवाल किया था। उन्होंने अपने बारे में कहा था जी, उन्होंने अपने बारे में कहा। उन्होंने ये नहीं कहा था लोगों के करना अच्छी बात है। उन्होंने कहा था मैं बतौर वजीर आजम सिक्योरिटी के लिए, जो कि मुझे उस पर भी इख्तलाफ है। मैंने उनसे कहा था आपकी प्राइवेसी है, आप एक प्राइम मिनिस्टर हैं, आपकी एक प्राइवेसी, आपकी प्राइवेट करने वाला वो शख्स था, ये बातें करने वाला था, मीडिया में बैठ के वो शख्स था। अच्छा दूसरी बात, आगे चलें, अगली बात का एक मिनट। मुल्क साडा इस वास्ते आगे नहीं जा रहा। माय क्वेश्चन इज फॉर द मैम कि आपको क्यों लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन पाकिस्तान सपोर्ट्स और फेवर्स कंटेनर्स और रोड ब्लॉक्स की वजह से भी लोग फिर भी जलसे में आए? पहली बात तो ये बच्चे पहली बात तो यही फर्क है कि हमें रियलिटी जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो जलसे में जो लोग आए, आपको पता है वो लोग कौन थे? खैबर पख्तूनख्वा का सारा पैसा इस्तेमाल करके, सारी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके वहां पे 1122 की गाड़ियों पे सरकारी मुलाजिम भर के लाकर, और अगर आपको याद हो अगस्त में जो इन्होंने अपना जलसा कैंसिल किया था, अली अमीन गंडापुर साहब की आई थी वीडियो, लाइन में खड़े करके लोगों को 5-5 हज़ार रुपया दे रहे थे सरकारी मुलाजिमों को, और पैसे देकर इस्लामाबाद में लाने के बावजूद 10,000 से ज्यादा बंदा नहीं इकट्ठा कर सके। और दूसरी बात यह, उस जलसे में बच्चे कहा गया कि मैं लश्कर लेकर आऊंगा, करेने लेकर आऊंगा, इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ूंगा। ये सियासी तकरीर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन मैम से है। ये क्वेश्चन है कि जो लैपटॉप स्कीम है वो सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्यों है? क्योंकि अभी मैं यूएमटी में प्राइवेट पढ़ रहा हूँ, तो अब मुझे ही पता है ना कि मेरी फ़ीस कैसे जा रही है। तो अब मेरा डिपार्टमेंट भी आईटी का है, तो फिर अगर मुझे कहीं से डिवाइसेस की ज़रूरत पड़े तो वो सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्यों है? बच्चे हम बिल्कुल, आपका ये सवाल बिल्कुल जायज़ है और आपकी ये डिमांड भी जायज़ है। हमें ये लगता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स आते हैं वो होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। सलमा साहबा, एक सवाल स्टूडेंट्स के हवाले से मैं एक पूछना चाहूँगा, वो ये जिस तरह बच्चे ने लैपटॉप की बात की, एक तासुर ये है आपकी जमात के हवाले से कि आप लोग इन बच्चों को तो लैपटॉप वगैरह इन चीज़ों के ऊपर टरखा देते हैं, लेकिन जब आपकी पार्टी की लीडरशिप की बारी आती है कि वो किसके पास जानी है, तो वो सिर्फ आप लोगों के शरीफ खानदान के बच्चों के पास ही जाती है। वो आप बतौर एक रहनुमा, ये बात नहीं, आप 2024 में आप ये कमिट कर सकती हैं कि मरियम नवाज के बाद जुनैद सफदर मुस्लिम लीग नून को लीड नहीं करेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आप पूरी दुनिया उठाकर देख लें। देखिए, सियासत में आना हर किसी का हक है। आप भी आ सकते हैं, मैं भी आ सकती हूँ, शरीफ खानदान भी आ सकता है, उनके बच्चे भी आ सकते हैं। जो हमें बात करने की ज़रूरत है वो ये है कि आप प्रोसेस में से गुजर के आएँ,
आप मेरिट पे आए, आप काम करके आए, आप जिद्दोजहद कर आए। जस्टिन ट्रूडो जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में पैदा हुआ था, ठीक है। उसके बाद आप अमेरिका में देख लें, बुश के बाद बुश 2 भी आया। आप पुतिन को देख लें, आप ये जो बर्तानिया में पुतिन को किस तरह देखें? एक मिनट आप खामोश रहे, आप अपने टाइम पे बोलिएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में, अच्छा दूसरी बात है, ये जो बहुत बड़े अलमबरदार बनते हैं, मोरूसी सियासत के आए थे खत्म करने, शाह महमूद कुरैशी की बेटी और बेटा दोनों खड़े हुए थे जलसे के अंदर, तकरीर कर रहे थे। बेटा भी एमएनए, बेटी भी एमएनए, शाह महमूद कुरैशी भी एमएनए। बेटी एमएनए बनी थी, मगर मेरी बात सुने, अब सुन ले, अब हौसला पैदा करें। जहांगीर तरीन आए इनकी पार्टी में, साथ उनका बेटा भी आया। अब इस वक्त सबसे बड़ा झगड़ा ये चल रहा है कि अलीमा खान बनेगी वारिस या बुशरा बीबी बनेगी वारिस। सलमा साहबा, ये बताइए, इन बच्चों को क्या ये पैगाम देना चाहिए कि मोरूसी सियासत कोई बुरी बात नहीं है? मोरूसी सियासत बिल्कुल बुरी बात नहीं, अगर आप प्रोसेस में से। मेरी एक बात सुन लें, इसका जवाब सुन लेना, उधर का भी देख लें और इधर का भी डिफरेंस देख लें। हमारी तरफ कौन कौन लीडरशिप ग्रो की है? मुराद सईद, हमाद, किधर है वो आज? किधर है मुराद सईद? बताएं लोगों को, ये भी बच्चों को कि अमेरिका भाग गया, ताकि आपके हवाले कर दें और आप लोग इनकाउंटर कर दें। नहीं, आज मुझे बताएं, शायद खकान अब्बासी कहाँ है? आपका चोरी निसार अली खान, जवेद हाशमी किधर हैं? आप सब, आपकी जमात से भी बहुत बड़े बड़े कारकुन जो है वो पार्टी छोड़ गए क्योंकि उनको सपोर्ट। फौजिया कसूरी, आप जानते हैं फौजिया कसूरी की क्या कुर्बानियां हैं पार्टी के लिए, छोड़ के चली गई, ठीक है। जस्टिस वजीउद्दीन कि इमरान खान और उसकी फैमिली इन्वॉल्व हो गई। उस वक्त जहांगीर तरीन के लव में मुब्तला थे खान साहब, इस वजह से छोड़ के। यही इशू है कि खान साहब के साथ लोग आते हैं, थोड़ा सा टाइम गुजारते हैं और फिर अलीम खान किधर गए जो सारी जिधर से आए थे उधर ही चले गए। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों से सवाल है कि आप दोनों एक दूसरे को सिलेक्टेड बोलते हैं। जब नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो पीटीआई सिलेक्टेड बोलती है, और जब पीटीआई की गवर्नमेंट आती है तो नून लीग सिलेक्टेड बोलती है। तो आप दोनों एक अभी भी पीटीआई के रहनुमा कह रहे थे कि हम बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो उनके पास इख्तियार नहीं है। तो जब आप दोनों एक दूसरे से बात इसलिए नहीं कर सकते कि आपके पास इख्तियार नहीं है, तो आप दोनों मिल के स्टैंड क्यों नहीं लेते इस नैरेटिव? पहले तो बात यह कि ये तो आपने भी एडमिट कर लिया इनके पास इख्तियार नहीं है, वो तो चलो अच्छी बात है। दूसरी बात यह कि हम अगर मुज़ाकरात भी चाह रहे थे तो हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए चाह रहे थे। आज मुझे बताएं, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी इस मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। सलमा साहब, बात ये मुझे इनसे कहें, ये आप सबके सामने बैठकर बताएं, आज अगर इनको एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा सा इशारा दे, थोड़ी सी लिफ्ट करा दे, ये मुझे बताएं क्या इनका लीडर समेत सारे भागे नहीं जाएंगे बात करने के लिए? आज इनको एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा सा सहारा दे दे कि आज जो बैसाखी भी ले लो, कंधे भी ले लो, आओ तुम्हें बैठा के ले जाइए, आएंगे? भागे में गए थे? हाँ, हमने ये गए, ये तो पहली दफा तारे जमीन पे उतर रहे हैं, पहली दफा सियासी मैदान में आए हैं। ये जब से आए थे सिर्फ कंधों पे उठाए गए हुए थे। ये 2013 से पहले इनकी कितनी सीटें होती थी? 2002 में ये एमएमए के साथ मिल रहे थे, ये मुशर्रफ के पास गए, आज बार बार 2017-18 के इलेक्शन की बात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, हिस्ट्री बता देता हूँ। मोहतरमा जो आजकल लीडर बनी हुई है ना, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, तो इनके समधी चौधरी मुनीर साहब जो मरियम नवाज के समधी हैं, उनके रिलेटिव थे, और साकिब निसार साहब को इन्होंने चीफ जस्टिस बनाया, बाजवा साहब को इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया। उस दौर में हम आपको हरा के आए हैं, आप बातें करना शुरू कर देती हैं। ये देखिए, नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूँ, आप निकाल लें, सिंपल सी बात है। अच्छा, इन्होंने जितनी गुफ्तगू की है उसका सबूत लाएं, ये कभी नहीं वापस आएंगे आपके पास। बच्चों, सबूत लेकर कभी नहीं आएंगे। अभी ट्विटर खोल लें। अच्छा, क्या कहा था इन्होंने? आगे चले, सवाल ले जी। मेरा सवाल सलमा साहिबा के साथ है कि आप तो कह रही थी कि आपके साथ हमें मुतालबात करने चाहिए, तो मुतालबात तो पहले उन गवर्नमेंट से होते हैं जो पहले मतलब मुल्क उन्होंने स्टेबल कर लिया हो। तो आप लोगों से छोटी छोटी चीज़ें हैंडल नहीं हो रही। सेकेंडली ये कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो क्यों इतना अंडर कवर हैं? क्या कोई ख़तरा है उनको? हमने देखा है कि अंडर कवर, अंडरग्राउंड आप कह लें, क्योंकि आपने पहले भी कहा कि उनकी जो है ना गवर्नमेंट जो है वो वफाक में भी है और सूबे में भी है, लेकिन वो हमें कहीं नज़र तो आते नहीं है, उनका कोई बयान भी नहीं सामने आता, मीडिया पे भी नहीं आते। वो हिस्ट्री यही कहती है कि जब कोई अपसेट आ रहा होता है तो वो अक्सर बाहर चले जाते हैं। और जी, पहली बात तो ये कि कोई ऐसा अपसेट नहीं है इस वक्त। वो वज़ीर आला उनकी बेटी और वज़ीर आज़म उनके भाई हैं, और मेरे पास ऐसी कोई इत्तलात नहीं है कि वो बाहर जा रहे हैं। आपके पास होगी तो मैं कुछ कह नहीं सकती। दूसरी बात जो आपने की कि वो खामोश क्यों है, वो खामोश नहीं है बच्चे। वो इस वक्त किसी भी सरकारी उस तरह से कोई उस पर नहीं है कि वो रोज स्टेटमेंट दें वो, लेकिन अब भी वो एज बतौर पार्टी के सदर
वो अपनी स्टेटमेंट्स भी देते हैं, वो बात भी करते हैं। पिछले एक महीने में भी जरूरी नहीं कि वो रोज आकर टेलीविजन पे बात करें, क्योंकि आप लोगों को आदत पड़ी है एक ऐसे शख्स की जिसका नाम इमरान खान है, 10 साल तक बाकी मीडिया पे सबको ब्लैकआउट करके रोज 2 घंटे उसकी तकरीर लगाई जाती थी। आपको लगता है कि शायद सियासी लीडर यही होता है, ऐसा नहीं होता। सियासी लीडर देखें, उसके बरक्स आपको कोई एक चीज दे के नहीं टके देके जा सका। एक मिनट, और बच्चे ने बात बिल्कुल ठीक की थी, हमारी गवर्नमेंट अंडर कवर जो आपको बात नहीं समझ आई थी, उसने बात ठीक की थी, समझ तो आप सारी गए। अंडर कवर तो जासूस होता है, बस वो समझ तो आ ही होगी आपको। दूसरा सवाल मेरा हाफिज साहब के साथ है कि पिछले दिनों फैसल वावडा साहब ने काफ़ी एक जो है ना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है मुराद सईद के हवाले से कि वो मंजर आम पे नहीं आ रहे और वो अगर आ गए तो काफ़ी ख़तरा होगा जनरल फैज़ के लिए और इमरान खान के लिए। देखिए जी, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ क्यों नहीं मंजर आम पे आ रहा मुराद सईद। हमाद अज़हर ने जब बेल्स ले ली तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद गए, सारी केसेस में बेल है, फ़ौरन रेड्स पड़ गए। जब आपके पास बेल है तो आपको अरेस्ट नहीं करना चाहिए। हमने लिटमस टेस्ट करके देख लिया है, हमारा लीडर है, उसको पता है किसको कब किस मुकाम पे खिलाना है। जो दूसरी बात है ना, जो सबसे ज़रूरी बात है, मुझे आप एक बात बताएं, फैसल वाडा साहब की पार्टी कौन सी है? किसी को पता है? पता सबको, ये बताना नहीं है, बोलना नहीं। आखिरी दफा तो आपकी थी नहीं, उसके बाद बनाया तो इन्होंने ना सेनेटर, बता देना। अब यही तो मैं सबको बता रहा हूँ बच्चों, इनके इख्तियार में कुछ नहीं। जिसको सेनेट का वोट दिया उसका भी कहते हैं हमने तो नहीं बनाया, जिन्होंने बनाया उन्होंने इनको बनाया। फैसल वाडा पीटीआई का वजीर था भाई, आपका डोनर था, कैसी बात कर रहे हैं, फंडर था। दूसरी बात इन्होंने जो मुराद हाफिज साहब इख्तियार की जहाँ तक बात कर रहे हैं, खान साहब खुद ये कहते हैं कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा, जो कि आपके दौर में लगाया गया, हमारी गलती आपने कहा नहीं हमने नहीं लगाया जी। खान साहब ने कहा मैंने नहीं लगाया, मुझे जनरल बाजवा ने कहा था कि मैंने ही लगाया, मगर लगवाया उन्होंने रिकमेंडेशंस पे। बिल्कुल, तो ये इख्तियार था आप लोगों, हम एडमिट करते हैं गलती थी। अगर गलती 4-5 गलतियां एडमिट कर रही थे, आज बताएं कौन कौन सी हैं। और सबसे पहली गलती बाजवा को एक्सटेंशन देने की गलती थी। सिकंदर सुल्तान राजा को अपॉइंट करने की गलती थी। नवाज शरीफ की जाली रिपोर्ट्स पे हमदर्दी दिखा के उसके प्लेटलेट्स कम हो गए, बाहर जाने देने की गलती की थी। बिल्कुल गलती की थी। दूसरी बात, जो एहतसाब का इदारा था, हम उस पर पूरी तरह इख्तियारात ना रखते हुए उसको मंतकी इंजाम तक ना पहुंचा सके, जिस दिन दोनों बाप बेटे में फर्द जुर्म आयद होनी थी, एक वजीर आला एक वजीर आज़म बन गया, हमारी गलती थी। आप सबसे बड़ी गलती भूल गए हैं, पंजाब का उस्मान बुज़दार। वो शेर का एक मिसरा है ना, कुछ बातें अनकही सी रहने दो। मगर मैं फिर भी कहूंगा उस्मान बुज़दार आज की वज़ीर आला से लाख दर्जे बेहतर था। वाह 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 वाह। जी, बलूचिस्तान में जो है ना, चागी में ख़ासकर साइंदक भी लोकेटेड है चागी में, और रेकोडिक भी है, मगर हम लोगों को वहाँ पे ना जॉब है, ना पानी है, ना गैस है, कुछ भी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। अगर एक्सीडेंट हो जाए उसके लिए भी हम लोगों को कोयटा जाना पड़ता है। जी हाफिज साहब, पहले सर, मेरी परसों की लास्ट स्पीच है पंजाब असेंबली में, मैंने उधर भी यही बात की है। मैं बिल्कुल यहाँ पार्टी से बाला ताक रखते हुए ना नून लीग को देखता हूँ ना पीटीआई को, बीइंग अ पाकिस्तानी कहता हूँ, बलोचिस्तान, फाटा और ये कच्चे का इलाका, ये पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। वहाँ बजाय इसके ऑपरेशन और दुश्मनियाँ और नफरतें देने के, वहाँ मोहब्बतें देनी चाहिए थी। हाँ, आज सबसे बड़ा अलमिया क्या है? सबसे बड़ा अलमिया बलोचिस्तान का ये है कि वही अख्तर मैंगल जिसके बाप ने अपने एक बेटे की लाश उठाई थी, इसके बावजूद उसका दूसरा बेटा अख्तर मैंगल कौमी सियासी दिहारे में शामिल था, उसको आज बाहर निकल जाना ये कौमी सानिया है। अकबर बुगटी को शहीद करना कौमी सानिया था। उसके बाद से आज तक बलूचिस्तान के हालात नहीं समझ सके। उधर अगर आप तरक्की और खुशहाली और रोजगार के मौके देंगे, वहाँ रोजगार के मौके ही नहीं है, यहाँ स्मगलिंग है, यहाँ आपका अगवाकारी, इसके अलावा आपके पास है नहीं। इसलिए आपके मुल्क दुश्मन अनासिर उन बलोच नौजवानों को हाफिज साहब, आप इस तरह कह रहे हैं जैसे स्मगलिंग 2023 में शुरू हुई है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ वहां असल में किसी ने भी उस तरह किया ही नहीं। हम भी जब थे इंक्लूडिंग आप, वहां पे एक पार्टी है बाप पार्टी, याद है? नहीं, मुझे मेरी बात पता है ना, बाप पार्टी, वो बापों की बाप पार्टी, ठीक है। वो जो बाप जिस बाप ने बनाया था वो सबका बाप बन जाता है। कभी वो बाप आपके साथ होता है, कभी वो बाप उनके साथ होता है। ये सोचना पड़ेगा अरबाब इख्तियार को कि वहां इलेक्शन होना चाहिए बलूचिस्तान में, सिलेक्शन नहीं। 2018 में भी सिलेक्शन हुआ था वहां,
बलूचिस्तान में हुआ था, बलूचिस्तान में तो ऑक्शन या सिलेक्शन जो भी आप कह रहे हैं, मैं हुआ था ना। आप लोगों ने, आपकी जमात ने क्या किया? आप आज इसे 2024 के इलेक्शन पे आप इतराज उठाते हैं फॉर्म 45, 47, और मेरे ख्याल में आप सही इतराज करते हैं, मुझे उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2018 में बलूचिस्तान में जब ये सब कुछ हुआ, आज ये बच्चा अगर चीखें मार रहा है, इसकी चीखें सिर्फ 2024 या 18 की नहीं है, 24, 18, 13, 8, 2002, 96, 93, 90, 88 चलते जाएं। मैं सिंपल एक बात कहता हूं, मैं पार्टियों को बाला ताक रख के कहता हूं, आया हम पाकिस्तानी हैं, अगर हम पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान के बाद फिर पार्टियां आती है ना। अगर बलूचिस्तान के ये हालात रहे तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा, बदअमनी और फैलेगी। जी सलमा। वैसे ये अपनी पार्टी के मौकफ से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं पाकिस्तान है तो हम हैं। ये तो इनकी पार्टी में कहा जाता है कि खान है तो पाकिस्तान है। दूसरी बात ये है, डॉन लीग्स में ये दूसरी बात ये है, वहां पे जब हजारा की लाशें पड़ी थी तो एक वजीर आजम था जो कहता था वो लाशें मुझे ब्लैकमेल करती हैं। वहां पे जब सीपैक लेकर आए हम, जब ग्वादर को डेवलप किया जा रहा था और उसमें ये कहा गया था कि वहां पे लोकल्स को सबसे पहले नौकरी का हक दिया जाएगा, वो सीपैक जिसने बंद किया था उसका नाम भी इमरान खान था। एक यहाँ पर हमारी पॉलिसी की कंटिन्यूटी और जमहूरियत का तसलसल बरकरार रहना। सलमा साहबा, ये आजकल बलूचिस्तान के वजीर आला कौन है? जो वजीर दाखिला थे। अगर आप जवाब ना देते ना तो मैं उनसे पूछना चाह रहा था। अच्छा, कौन है? बुख्ती साहब हैं। वो किस जमात से? इनको नहीं पता, मैं बताता हूँ। अच्छा, एक मिनट, किस जमात से? मुझे नहीं पता, वो जमातें बदलते रहते हैं। वो मैं बताता हूँ, नहीं मैं आपको, I'll help you, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपकी इत्तेहादी जमात से। अच्छा, तो आज बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है ना, उसमें आपकी इत्तेहादी जमात और आप, क्योंकि आप भी उस हुकूमत में शामिल हैं, नून लीग हुकूमत में शामिल है वहां पे बलूचिस्तान में, आप भी जिम्मेदार। हमारा ये मानना है, मैं एक क्लियर बात करती हूँ, हमारा हमेशा से ये मानना है कि बलूचिस्तान के मसाइल का हल होगा डेवलपमेंट से। आपकी जमात से वजीर आला थे बलूचिस्तान के सनाउल्लाह ज़हरी साहब, अगर आपको याद होगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, और वो आपकी पार्टी छोड़ चुके हैं। आप सही कह रहे हैं, साबिक वजीर आला बलूचिस्तान आपकी पार्टी छोड़ चुके हैं। एक मिनट, मैं ये बात कर रही हूँ कि देखिए, हम अगर आप ये बात करना चाहते हैं तो मंसूर, आपको पता है कि 2013 के बाद सीपैक आया और सीपैक का बलूचिस्तान के साथ कितनी बड़ी वाबस्तगी थी। वहां पे जितने भी मोटरवे, नेटवर्क, सड़कें, वो सीपैक का हिस्सा थी। वहां पे ग्वादर पोर्ट जो बन रहा था वो सीपैक का हिस्सा था, जहां से हमने पूरा ग्वादर की जो नेटवर्क, अब सवाल है, आगे चलें, सेंट्रल एशिया तक जोड़ना था, हमने ट्रेड लेकर आनी थी, हमने कॉमर्स लेकर आनी थी, वो बलूचिस्तान में लेकर आनी थी। माय नेम मुजम्मिल, मेरा सवाल आप दोनों से है कि अभी एक कार साथ रोज एक्सीडेंट हुआ है और नताशा मैम ने जैसे किया है, मैम ना कहें, मैम तो नहीं है वो, मैम ना कहें, वो अब मैं दोनों से सवाल है, दोनों पार्टियों से, कि आपने आवाज़ उसको क्यों नहीं उठाई इसके बारे में, और हुकूमत से मेरा ये है कि उसने उसे बाहर किसने जाने दिया? आप एडमिट करते हैं कि आपने उसे बाहर जाने दिया? नहीं, बाहर नहीं की, बाहर नहीं की। वो ये अब आपको आइडिया हो जो मैं फेक न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, ये होता है, वो ये समझ रहे हैं नताशा जो है वो बाहर जा चुकी है। मगर मसला ये है कि ये जो इन्होंने बात की है ना, ये इस मुल्क का कल्चर है, बड़ा चोर, बड़ा डाकू, बड़ा जो कानून तोड़ने वाला है वो बच जाता है। इसलिए इमरान खान इक्वालिटी की बात करता है। और हाफिज साहब, ये भी तो, इस पे भी एक इतराज़ है ना, ये आप लोगों के कॉल और फेल में एक तजाद पाया जाता है। एक जगह आप बैठ के इस यूथ को बैठ के पता नहीं कितने साल बताते रहे परवेज़ इलाही जो है पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, फिर आप उसको वज़ीर आला बनाते हैं, फिर उसको पार्टी का सदर बनाते हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं, जिस तरह सोहेल बड़ैच साहब कहते हैं? मैं देखें, आपने एक बात की ना परवेज़ इलाही साहब की, ठीक है, सियासत में एक दफ़ा कह दिया, उसके बाद आप सियासत में एक दफ़ा कह दिया, इसका क्या मतलब है? सियासत में एक दफ़ा कह दिया, देखें, सियासत में एक दफ़ा झूठ बोल दिया, चले आप उसको जो भी कह रहे हैं, मगर एक चीज़ देख लें, परवेज़ इलाही ने साबित किया है 70 साल से ऊपर इसकी एज है, मुश्किल हालात में खड़ा रहा है। अब आप इन बच्चों को ये भी कहते हैं कि बेटा वो जो कहा था ना पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, उसको अपनी याददाश्त में से मिटा दो। नहीं, देखें, इनको कह दें, इनको कहें ना, इनके भाई इन्होंने ये सारे नारे सुनते हुए 2013 में वोट दिया, 2018 में, इनको क्या पता था परवेज़ इलाही ही पार्टी का सदर बन जाएगा? वो शेर है, माना कि हमने ज़ोमे तकल्लुम के बावजूद जो सोच कर गए वही अक्सर नहीं कहा। कुछ रहने दें। एक मिनट, एक चीज मैं सिर्फ ऐड करना चाहती हूँ मंसूर, एक कमेंट सिर्फ ऐड करना चाहती हूँ। जो इन्होंने अभी आपने कहा 4-5 अपनी गलतियां माने, जो इन्होंने बाजवा साहब की गलती मानी, इलेक्शन कमिश्नर वाली मानी, तो इसका मतलब ये इकरार करें कि ये नाअहल थे जब हुकूमत में थे। दूसरी बात इन्होंने पहले इंसान और शैतान में ये फर्क है, इंसान गलती मान लेता है, शैतान डट के खड़ा रहता है। मैंने आपको पहले कहा हमाद अजहर जो है, और दूसरा इन्होंने कहा कि हमाद अजहर और मुराद सईद जो हैं। चले आप इनको काउंटर आर्गुमेंट दें, सलमा साहबा, इनको काउंटर आर्गुमेंट दें। उन्होंने कहा जी आपने 5 मानी है ना, आप कहें मैं भी 5 मानती हूं, आपकी 5 मैं 50 मानती। नहीं, अभी बता देती हैं। हकीकी आजादी और इनकलाब जो था वो इस तरह नहीं आता। बता दें आप लोगों की क्या क्या गलतियां थी? 5 गलतियां आप बताएं सलमा साहब, आपकी कौन सी?
आपकी जमात? हमने कारकर्दगी की हुई, हम पहले वो बताना चाहते हैं। नहीं, गलतियां भी तो हुई है ना आपसे। बैठे हुए लोग हैं। आपसे गलतियां नहीं हुई? हमसे गलतियां हुई माजी में। बताएं ना, 5 कौन सी हैं? 5 बता दो। मैं बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि हमने जमहूरियत के लिए भी बहुत सारी चीजें की, हमें वो बताएं बच्चों को। बाजवा साहब को आर्मी चीफ बनाना गलती थी कि नहीं? नहीं, कोई गलती नहीं थी। नहीं, कोई गलती नहीं। तो हमें अब आप देखें ना, अब वो मैं थोड़ी देर पहले जो उनको परवेज लाई साहब के बारे में कह रहा था, आपने गुजरांवाला की तकरीर में मियां साहब ने हमने कहा जी ये 2 लोग जिम्मेदार हैं, जनरल फैज, जनरल बाजवा। अब आप कहते हैं कि उनको बनाना गलती नहीं थी। देखिए इसका जवाब मुझसे जवाब भी लेना। आजकल सियासी मैदान में मुकाबला नहीं हो सकता। जवाब सियासत में मार पड़ी होती है तो ढोलने के बाद निकलते हैं 9 मई 9 जवाब इनके पास। अच्छा, मुझे इसका जवाब देने देना। बात ये, देखिए आप आर्मी चीफ कोई भी बने भले, वो बाजवा साहब हों, वो कोई और हों, वो कोई तीसरे हों, चौथे हों, 5वें हों, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक, फर्क हमें इससे पड़ता है कि हम जो बात करते हैं, हम कहते हैं कि सब लोग अपने अपने डोमेन में रहें। और जनरल बाजवा अपने डोमेन में थे? नहीं, वो नहीं थे डोमेन में। तो फिर अच्छा किस तरह हो गया? अभी आपने कहा। हाँ, तो देखिए मेरी बात सुनिए, उसमें जनरल बाजवा की जगह आप XYZ किसी को भी लेकर आएंगे, वो डोमेन से बाहर होगा तो वो गलत होगा। वो गलत होगा। मैं तो नाम ले रही हूँ। मैं अगला सवाल ले लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल आप दोनों से है, यानी कि जो अली अमीन गंडापुर हवाले की उन्होंने जो तकरीर की है, उन्होंने उसमें कहा कि अगर 2 हफ्तों के अंदर हम इमरान खान को रिहा करवा लेते, तो अगर वो 2 हफ्तों के अंदर करवा ही सकते तो उन्होंने पहले क्यों नहीं करवाया? हाफिज साहब देखें, फर्क जज्बात में एक उन्होंने बात की है और हकीकत सीरियसली नहीं लेना। नहीं, मेरी नहीं बात सुन लेना। हकीकत ये है कि देखें, फैसला अगर बड़ा आसान है, आप लोग सारी यूथ आपके सामने मुकदमा रख देते हैं इमरान खान का। मैंने आपको खान साहब के केसेस बता दिए क्या है। एक एलानिया शादी क्यों की है, दूसरा 190 मिलियन पाउंड आपने बाहर से ला के पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में क्यों जमा कराया, ये उस पर इल्ज़ामात है, मज़ाक़ा ख़ेज़ इल्ज़ामात है। गुजारिश ये है, अगर आइन और कानून नाम की कोई चीज़ इस मुल्क में मौजूद है और इंसाफ में मबनी फ़ैसला देने वाला कोई भी वक्त का काजी ज़ाती अनाज से बाहर बैठा हुआ कोई शख्स मौजूद है, तो इमरान खान कल बाहर होगा। आप मुझे ये बताइए कि 3.5 पौने 4 साल आपकी हुकूमत रही, कोई एक और वाकया बताइए जहां पे कैबिनेट को ये कहा गया हो कि ये लिफाफे बंद हैं और इसके ऊपर चुप करके साइन कर दो। कोई एक और इनसे मलिक रियाज के इस वाकये के अलावा कोई इंस्टेंस बताइए जहां बंद लिफाफे साइन करवाए गए। देखिए मेरी गुजारिश सुने, वो NC के साथ एग्रीमेंट था, इसलिए दिखाना नहीं था। नहीं, एग्रीमेंट ही सिक्रेसी का था ना, जो बाहर से पैसा आ रहा था, वरना आज तक इन 190 मिलियन पाउंड के रो रहे हैं जो अरबों खरबों रुपया जाके वहां किकबैक्स की सूरत में बाहर है, जो 200 मिलियन कहते थे स्विट्जरलैंड में पड़ा, आज तक नहीं आ सका ना। तो जो लाना था, इन्होंने कहा था लेकर आएंगे, वो 200 अरब तो आपने लाना था। मुराद सईद ने $100 मिलियन इसके मुंह पे मारना था, $100 मिलियन उसके मुंह पे मारना, वो तो आपने करा। आप जो आए वो मुंह पे मारने की कोशिश की, जेबों में डाल के बाहर ले गया। 1 मिनट, वो और बच्चों बात सुनो, जो 190 मिलियन पाउंड है वो हड़प कर लिए, मुझे सुप्रीम कोर्ट किधर पर हड़प कर लिया, ये तो मैं पूछ। चले आप 1 मिनट, सलमा साहिबा मुझे ये बता दें, वो 190 मिलियन पाउंड किसके अकाउंट में पड़ा है? बताएं। मैं बताती हूँ, आओ अब मैं ये पूरी बात सुनो। नहीं, पहले बताएं वो किस अकाउंट में पड़ा है? NCA से किस अकाउंट में पड़ा है? पहले जवाब देना, जवाब दे नहीं सकती, सवाल चला जवाब गंदम। 190 मिलियन पाउंड आया और वो बंद लिफाफा खोलने नहीं दिया, काबीना से दस्तखत कराए। मलिक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट को जुर्माना अदा करना था 460 अरब मलिक रियाज को जुर्माना किया था सुप्रीम कोर्ट ने। ये भी पूछे 190 मिलियन पाउंड किसने खरीदा है? 450 कनाल जमीन जेलम में सलमा साहिबा, इमरान खान और उसकी बीवी उस जमीन के ट्रस्टी। सलमा साहिबा ये अच्छा क्या है, जरा सुन लें दोबारा। इमरान खान और उसके बीवी क्या है? ट्रस्टी है, उस जमीन के ट्रस्टी है, मालिक नहीं है, उनके नाम हो चुकी है, जाके चेक कराएं। ट्रस्टी का यार, एक तो पढ़े लिखे ऊपर कोशिश नहीं करते, ट्रस्टी मलकियत नहीं होती, ये असल में ट्रस्टी से ओनर भी बन गए। ये देखो फॉरेन ओनर कर मेरा सवाल जरा दोबारा जाएं जाके साहब जुल्फी बुखारी के नाम पहले किसने की थी? जुल्फी बुखारी से आप किसके नाम है? मैडम मेरा सवाल ले लें, मेरा सवाल ले लें। आप ये कह रही हैं कि इमरान खान साहब ने 190 मिलियन पाउंड का ये सारा कुछ किया और इसकी वजह से इमरान खान एक करप्ट इंसान है आपके मुताबिक, ऐसे ही है ना? आप यही कह रही हैं। मलिक रियाज करप्ट हैं कि नहीं? बिल्कुल होंगे। अच्छा, वो भी करप्ट है, तो आपने उनको अब तक लाने के लिए क्या किया? भाई बात ये है, खान साहब को तो अंदर कर दिया ना जी, खान साहब मलिक रियाज को लाने के लिए अब तक क्या किया? पहली बात 50 करोड़ रुपया फंड लिया इलेक्शन में, नहीं, हमने किसी से कोई फंड नहीं लिया। आप पता है, आपने जहाज लिया हुआ था, ये मलिक रियाज के जहाज गाड़ियां क्या इस्तेमाल नहीं करते रहे भाई? आप कैसे बातें कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं आप? इधर आएंगे फिर सुनेंगे सारा करप्शन। आप अलीम खान के जहाज इस्तेमाल करते रहे, इसका यही फैसला कर लेते हैं। जहाज इस्तेमाल करते रहे। मैं बावजूद बैठा हूं, कौन करप्ट है? इमरान खान करप्ट है या नहीं है? मैं इमरान खान की जगह हलफ्ते देता हूं, ये नवाज शरीफ की जगह हलफ्ते देंगे वो करप्ट नहीं है। मैं इमरान खान की जगह इमरान खान, एक मिनट, इमरान
ने इमरान खान ने नवाज शरीफ उसका बताया ना, अपने लीडर का बताया। मैं अपने लीडर का लफ्ज़ देता हूं कि मैं शोर मचाऊंगा, बात नहीं करने दूंगा। ये इनकी ये स्ट्रेटजी है। एक तो पता कुछ नहीं है, ऊपर से जवाब दे रहा है। वो हलफ दे देती है, नहीं दे सकती, नहीं देंगी, पता ना, तो मुझे बोलने सर देंगी आप मुझे। मेरा इलाके से तो मुझे बताने दे, अपने इलाके से मुझे शेयर करने दे, आप दे दें हलफ। एक मिनट, इनके कहने पे दूं, इसके कहने पे दूं, मेरे कहने पे दे दें। ये देखिए मांग कौन रहा है, ये तो ही इज नोबडी टू आस्क। दूसरी बात, बहुत से सवाल ना इसलिए करे कि कोई बोल ना पाए, नहीं कोई बात रोले गोले पे आ जाए। आप लोगों ने देख लिया पुराना कौन शोर वतीरा कर रहा इनका। है। मैं सवाल शुरू करने से पहले एक शेर से शुरुआत करूंगा। वतन परस्ती जुर्म अपना, ये जुर्म ता जिंदगी करेंगे, हक इसकी गर्दन पे खूने ना हक, इसका फैसला लोग खुद ही करेंगे। लिए जो फिरते हैं तमगा फन, रहे हैं हम ख्याल रहजन, हमारी आज़ादियों के दुश्मन हमारी क्या रहबरी करेंगे। मेरा सवाल सबसे पहले तलबा से रिलेटेड है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी, उसके अंदर 4000 तलबा को उनकी जो सीट्स हैं उन्हें डीनोटिफाई किया गया। इसके पीछे हुकूमत पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है कि एकदम से 4000 स्टूडेंट्स को उनकी यूनिवर्सिटी से निकाल देना, क्या ये उनके हकूक़ के ऊपर डाका नहीं है? नंबर 1। नंबर 2 कि पाकिस्तान के अंदर आप लोग तलबा के लिए क्या कर रहे हैं? मतलब 7.5 लाख नौजवान रिसेंटली मुल्क छोड़ के चला गया। पाकिस्तान के अंदर MBA डिग्री होल्डर्स, मैं हल्फन कह रहा हूँ कि मैं MBA कैफ़े है बरकत मार्केट की बैक साइड के ऊपर, वहाँ पे मैं चाय पीने गया, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़का एज अ वेटर वहाँ पे काम कर रहा था। मैंने कहा क्या मसला है? कहता यार मेरे पास जॉब्स नहीं है। मतलब आप तलबा के राइट्स के लिए बात तो करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी नजर नहीं आ रहा। दोनों या एक? मैं दोनों से बात कर रहा हूँ, लेकिन मौजूदा हुकूमत के अंदर जो है उन पे मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ। जी बिल्कुल, देखें पहली बात तो ये कि मैं ये बिल्कुल बात ये मानती हूँ कि हमारे यहाँ जितनी नौजवानों की तादाद है, हमने उतने नौजवानों की इश्यूज़ को अभी तक एड्रेस नहीं किया। जब भी कोई हुकूमत आती है, साल 1.5 साल गुजरता है, कभी कोई उसको धरना लगा दिया जाता है अगर वो काम करना शुरू करता है। जब यहाँ पे 126 दिन के धरने लगा के आप, जब यहाँ पे आप दूसरे ममालिक के सुदूर के आप, जब भी चाइना का सदर ने आना और आप धरने लगा कर बैठ जाएं, जब अब दोबारा हम हुकूमत में आए हैं, अब हम कहते हैं कि हमने 4 महीनों में 100 तरक्याती मनसूबा पंजाब में शुरू करना चाह रहे हैं, तो अब ये कहते हैं कि चलो दमादम मस्क कलंदर करो, चलो सड़कों पे निकलो, चलो सब कुछ बंद करो, क्योंकि चले ना मुल्क, हम तो चला नहीं सके। अब क्योंकि केपी में इस वक्त जो तालिबान है वो आकर बैठे हुए, असर की नमाज के बाद वहां पे थाने भी बंद हो जाते हैं, सरकारी अफसर अपनी गाड़ियों में नहीं फिर सकते, और सरकारी अफसरान जो है वो उठा लिए जाते हैं, उनके अपने DI खान में, उनकी एक तहसील में सरकारी दफातर शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं यहाँ पे सिंपल सी बात है। मसला ये है, आगे मैं बताता हूँ ना, सवाल उस बेचारे बच्चे ने बड़ा रेलिवेंट किया था। आप इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे आज़ाद हुआ, चाइना 2 साल बाद आज़ाद हुआ, वो तरक्की की मनाजिल तय करता चला गया। इंडिया आज सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से कमा रहा है? इंटरनेट से कमा रहा है, IT से कमा रहा है, और IT पे ही इन्होंने आके कदगन सबसे पहले लगा दिया है। नेट ही नहीं चलता। वो जो IT पे आपने ट्रोल बनाए थे वो भी बताएं। चलें फिर अच्छा, बोलें जो ट्रोल बनाए थे सरकारी, जो KP में आपने 4,500 बच्चा इसका जवाब दे देना, IT बंद क्यों किया है? ट्रोल बनाया हाफिज साहब और उनसे प्रोपेगेंडा कराया। बात सिंपल सी है। देखें, दुनिया इस वक्त तरक्की कर रही है 2 चीज़ों पे। नंबर 1 स्किल्ड लेबर, दुनिया में स्किल्ड लेबर की मांग है। हमारे पास स्किल्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसा टेफ्टा हैं, बाकी हैं, इनको हमें प्रॉपरली इंगेज करके, इनको दुनिया मॉडर्न दुनिया के साथ अटैच करके उस लिहाज से बच्चों की वहाँ तरबियत करनी पड़ेगी ताकि दुनिया में जाएँ और ज़र मुबादला है। दूसरा जो सबसे बड़ा है वो आपका फ्री लांसिंग है। दुनिया अमेरिका ये सारे आपको देते हैं काम, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं। इस वक्त सूरत हाल ये सॉफ्टवेयर हाउसेज बंद हो रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है? नेट चल नहीं रहा, आप उनके ऑर्डर्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे। उस वो वजह क्या है? ये नाहल बैठे हैं, इन्होंने नेट बंद कर दिया, जो फायरवॉल लगा दी काबिलियत देखो। I have to come at the end now। आखिरी सवाल मैं सलमा साहबा आपसे पूछना चाहूँगा, ये बताइए कि क्योंकि स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, एक इलेक्शन होने जा रहा है ऑक्सफोर्ड यूनियन का और इमरान खान साहब वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, आप लोगों ने उस पर कितनी जीतने जा रहे हैं आप वैसे उन्होंने उनके बारे में लिखा है, जाहिर बात है, एक ये सारे स्टूडेंट्स, एक सुन लें, सवाल सुन लें, ये सारे स्टूडेंट्स हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को सारे ही जानते हैं मेरे ख्याल में। उसकी यूनियन का अगर एक चांसलर बनने जा रहा है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत प्रेस्टीजियस बात होगी। वो जीतते हैं या हारते हैं मैं उस डिबेट पे नहीं जा रहा, लेकिन एक पाकिस्तानी तो खड़ा हो रहा है ना। लेकिन आपकी हुकूमत पूरे थ्रॉटल से उस इलेक्शन में एक पाकिस्तानी को हरवाने के दर पे क्यों हुई हुई है? नहीं, हम नहीं करे। देखिए वहाँ पर आपने देखा होगा कि उधर ही
उन्होंने वो मुझे नाम मिस करिए, उन्होंने इस रिपोर्ट लिखी, खातून जो जर्नलिस्ट है, उसने कहा है कि इमरान खान जो है वो मिसोजिनिस्ट है और उसने औरत के रेप के बारे में कहा था कि अगर औरत रेप होती है तो उसका लिबास उसकी जिम्मेदार होता है। इस माइंडसेट का शख्स जो है वो इन इलेक्शंस के लिए एलिजिबल नहीं करार दे पाना चाहिए। अच्छा। और इमरान खान साहब के जो खवातीन के बारे में थ्रू आउट जो उन्होंने अपने जलसों में भी अपनी ओपोनेंट पॉलिटिकल लीडर मरियम नवाज के बारे में जो गुफ्तगू की थी, अली अमीन गंडापुर से जो गुफ्तगू कराई थी मरियम नवाज के बारे में, अभी हाल ही में अली अमीन गंडापुर ने जर्नलिस्ट के बारे में जो गुफ्तगू की थी, बच्चों वो गुफ्तगू तो रिपीट भी नहीं आप मुअज़्ज़िज़ घरानों में बैठकर कर सकते। अच्छा, ये जो उनकी जो माइंड सेट है ये शो करता है कि वो खवातीन के बारे में हो, वो मुल्क के बारे में हो, अच्छा वो पॉलिसीज के बारे में हो। उसका एक बड़ा आसान हल है ना। तो आपसे ये है कि आप लोग इतना जोर क्यों लगा रहे हैं? काम करें, हमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हमने क्या जोर लगाया? सलमा साहब एक काम क्यों नहीं करते? सलमा साहब एक काम क्यों नहीं करते ना? बड़ा आसान हल है। इमरान खान साहब को वहां पे हराने का, गिराने का, मुस्लिम लीग नून से ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट को उनके मुकाबले में खड़ा कर दें। वो इनकी पूरी पार्टी में कोई नहीं है, हमारे पास कोई इलेक्शन हार आप भी ना मंसूर भाई, ये ज्यादती है। इतने लोगों में बैठ के इनका लतीफा कर रहे हैं। इनके खानदान, शरीफ खानदान में क्या इनकी पार्टी में कोई नहीं है? ये तो वहां बाहर आलू चने नहीं लगा सकते। आपको पता है जुनैद सफदर जो है वो कैम्ब्रिज से पढ़े हुए। मेरी बात सुनो, अब उसको ले ना, उसको ऑक्सफोर्ड की बात की है मैंने, ऑक्सफोर्ड की बात कैम्ब्रिज में पढ़ते। चलो यार मेरी बात सुने, लड़ा लें उसको, शो पूरा कर लें। देखिए झूठ बोलना इनका वतीरा, बात पता कोई नहीं है, नाम किसी लीडर का आता नहीं है, इनसे कोई एक सवाल कर ले। जस्टिन ट्रूडो का नाम इनको नहीं आता, बलोचिस्तान का वजीर आला किस पार्टी है इनको नहीं पता, इनको पता क्या है, पता ये करप्शन किस तरह करनी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों के आपस में जो इनसे हमदर्दी है, बड़ा मुश्किल काम है, शरीफ खानदान को डिफेंड करना हमदर्दी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों में चाहे इख्तलाफ हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप दोनों इसलिए काबिल एहतराम हैं क्योंकि आप एक सियासी जमात की नुमाइंदगी करते हैं और वो सियासी जमात हमारे तमाम इन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। बस आप लोगों से ये दरख्वास्त है, आपस में जो मर्ज़ी लड़िए, जो मर्ज़ी कीजिए, लेकिन बराए मेहरबानी इनको इनका हक दीजिए, इनको इनकी नुमाइंदगी दीजिए। ये फ्रेश फेसेस, ये फ्रेश माइंड्स आएंगे तो फिर सियासत में बेहतरी आएगी। बराए मेहरबानी। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आया हूं, इनमें तो सारे मरूसी सियासत वाले बैठे हैं ना। मेरे तो दूर दूर तक सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, पता है इनको। सलमा भट्ट साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, हाफिज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस खत्म हो गया प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। यूएमटी के सारे स्टूडेंट्स, ऑल द फैकल्टी एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे वक्त दिया। मैं चाहूंगा आखिर में आप लोग एक अपने लिए क्लैपिंग कीजिए फॉर वंडरफुल क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे दोबारा अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।